हेलो गाइस, दिस इज़ मनप्रीत। वेलकम टू सत्यम एजुकेशन हब। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। साथ ही इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके सेट 14 के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रडार का उपयोग क्यों किया जाता है। रडार की फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये इसका दृश्य है, ये आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए इसका जो यूज़ किया जाता है, ये किया जाता है कि जो भी हमारे पास रेडिएशंस आती हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए। अगर बात करें कि ये है क्या, तो ये एक प्रकार का डिटेक्शन सिस्टम है और इसके अंतर्गत जो भी वेव्स आती हैं उसकी रेंज और उसका एंगल और उसकी वेलोसिटी को डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। साथ ही इसका यूज़ एयरक्राफ्ट, शिप्स और स्पेसक्राफ्ट और गाइडेड मिसाइल्स हैं, इनको रिमोट करने के लिए किया जाता है। बात करें अगर यहाँ पे आंसर्स की, तो देखिए रेडियो रिसीवर से जो संकेत प्राप्त किए जाते हैं वो इसी के द्वारा ही किए जाते हैं। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। साथ ही आपने सोनार के बारे में भी सुना होगा, जिसको हम साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग के नाम से जानते हैं। तो उसका प्रयोग किया जाता है कि जो जल में पनडुब्बियाँ होती हैं उनका पता लगाने के लिए। लेकिन आपने एक पेरिस्कोप को भी सुना होगा। तो जो पेरिस्कोप होता है वो जो भी वाटर होता है उसकी जो ऊपरी सतह होती है, ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। तो यहाँ आप तीनों ही चीज़ों का यूज़ ध्यान में रखिएगा। एक तो हो जाएगा रडार, एक हो जाएगा पेरिस्कोप और एक हो जाएगा सोनार। तो ये तीनों ही हैं, इनके यूजेस को आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रेडियो रिसीवर से संकेत प्राप्त करना। नेक्स्ट, मेन काम्फ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ये बुक जो है ये लिखी गई थी जो जर्मनी का एक नाजी था, हिटलर, रुडोल्फ हिटलर के द्वारा। और ये 1933 में जर्मनी के चांसलर बने थे। साथ ही ये जो जर्मनी की नाजी पार्टी है ये उसके मुख्य लीडर थे। और इन्होंने, अगर हम बात करें कि ये जो बुक है ये किसके द्वारा एडिट की गई थी, तो इसका नाम आता है रुडोल्फ हेस का। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिटलर। बात करिए अगर हम बिस्मार्क की, तो देखिए इनके बाद में जब जर्मनी का एकीकरण किया गया था तो उसके लिए जाना जाता है बिस्मार्क को, और इसी के नाम से हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के बिस्मार्क के नाम से जानते हैं। क्योंकि जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो उस समय रियासतों को भारत में मिलाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत अधिक प्रयास किए थे और इसी कारण से उन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, हिटलर। नेक्स्ट, कुष्ठ बेसिलस का आविष्कार किनके द्वारा किया गया था। कुष्ठ बेसिलस को देखिए हम बोलते हैं माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, और इसको लेप्रेसी रोग भी कहा जाता है। साथ ही इसको हैंसन रोग भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो डिस्कवरी थी वो की थी हैंसन ने। अगर हम बात करें कि ये जो कुष्ठ दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसको मनाया जाता है 30 जनवरी को। और जो 30 जनवरी को हम शहीद दिवस मनाते हैं महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर, तो ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। और ये जो एक प्रकार का रोग है ये एक बैक्टीरिया से संबंधित रोग है। बात करें अगर फ्लेमिंग के बारे में, तो देखिए फ्लेमिंग जाने जाते हैं दुनिया के पहले एंटीबायोटिक जो कि पेनिसिलिन है उसकी खोज के लिए। और इन्होंने जो पेलिसिनियम नामक एक फंगस होता है उससे इसको प्राप्त किया था। हार्वे की बात करें तो ये जो रक्त परिसंचरण है उनकी खोज के लिए जाने जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जो ब्लड ग्रुप है, तो ब्लड ग्रुप के लिए जाना जाता है लैंडस्टीनर को। खोज की बात करें तो देखिए इन्होंने 2 प्रकार के बैक्टीरिया की खोज की थी। एक तो किया था एंथ्रेक्स, जो बायो वेपन के रूप में यूज़ किया जाता है, और दूसरा किया था जो टीबी का बैक्टीरिया। और साथ ही जो टीबी के लिए टीका यूज़ किया जाता है बीसीजी का, यानी कि बैसिलस कालमेक-ग्यूरिन, उसकी खोज की थी कालमेट ने। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, हैंसन। नेक्स्ट, स्मॉल डॉग मिलियनेयर फिल्म प्रश्न और उत्तर पुस्तक पर आधारित है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट ये पूछा जा रहा है कि प्रश्न और उत्तर जो एक पुस्तक का टाइटल है ये पुस्तक किसने लिखी थी। देखिए अगर हम बात करें चेतन भगत की, तो इनकी काफ़ी फेमस बुक्स हैं, जैसे कि 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, हाफ गर्लफ्रेंड, और साथ ही एन इंडियन गर्ल। खुशवंत सिंह की बात करें तो देखिए इनकी भी काफ़ी फेमस बुक्स हैं। एक तो है ए ट्रेन टू पाकिस्तान। और विकास स्वरूप की बात करें तो ये बुक लिखी गई है विकास स्वरूप के द्वारा। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई नहीं है। देखिए माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ है, ये तो इनके द्वारा नहीं लिखी गई।
ये जो बुक है ये है महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई। एन ऑटोबायोग्राफी इनके द्वारा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये भी इनके द्वारा। और जो ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री है ये बुक भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सी बुक नहीं है, तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन ए माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। इसके साथ ही आप माई एक्सपेरिमेंट जो अकेली बुक है इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा कि जो माई एक्सपेरिमेंट बुक है ये लिखी गई है इंदिरा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट, भारत का गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि कब दी गई थी, यानी कि जो भी भारत का गवर्नर जनरल होता था उसको वायसराय कब से कहा जाने लगा। देखिए 1858 का एक एक्ट आया था गुड गवर्नेंस एक्ट, जिसको हम सुशासन का नियम भी कहते हैं। उस समय जो हमारे देश के गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग, और इन्हीं के समय में जो ब्रिटेन की क्वीन थी उन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि अब से गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी जाएगी। साथ ही इन्होंने 3 प्रकार के प्रोक्लेमेशन किए थे जो कि इस प्रकार हैं। एक तो इन्होंने इक्विटी की बात की थी, यानी कि सभी को समानता दी जाएगी। दूसरी थी कि जो भी रिलीजन है उसके मामले में कोई भी दखलंदाजी नहीं की जाएगी। और तीसरा ये था कि जो भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, यानी कि जो हड़प नीति है जिसको डलहौजी ने शुरू किया था, उसको भी खत्म किया जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1858। इसके अंतर्गत क्या था, इसमें एक ये था कि जो भी वायसराय होगा वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसको अपनी जवाबदेही देगा, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ये बैठा होगा लंदन में जो इंडियन हाउस है उसमें, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ये क्वीन के प्रति जवाबदेही होगा। जो भी शासन के नियम होंगे या जो भी सूचनाएं होंगी वो क्वीन को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट देगा। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1858। नेक्स्ट, दक्षिणी ध्रुव अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली भारत की पहली महिला आईपीएस कौन बनी है। देखिए आईपीएस की बात करें तो ये है इंडियन पुलिस सर्विस। भारत में 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं हैं, एक तो है आईपीएस, एक है आईएएस और एक है आईएफएस। आईएएस में आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, पीएस में आ जाएगा पुलिस सर्विस, और एफएस में आ जाएगा फॉरेस्ट सर्विस। देखिए अगर हम बात करें कि यहाँ पर कौन सी महिला आईपीएस है तो वो है अपर्णा कुमार। ये इस दक्षिण ध्रुव अभियान को पार करने वाली पहली भारतीय महिला आईपीएस हैं। बात करें अगर दक्षिणी ध्रुव की तो देखिए जो साउथ पोलर है इसकी खोज की थी अमंडसन ने, लेकिन जो नॉर्थ पोल है इसको की थी रॉबर्ट पियरे ने। और साथ ही अगर हम बात करें कि जो हमारा अर्थ है इसके जो 2 पोल हैं, एक तो है नॉर्थ पोल और एक है साउथ पोल। तो जो नॉर्थ पोल है इस पर जो हमारे पोलर स्टेशन हैं वो तो है हिमाद्री, और जो साउथ पोल है इस पर 3 हैं, एक तो है दक्षिणी गंगोत्री, एक है भारती और एक है मैत्री। तो इनके बारे में भी काफ़ी बार पूछा जाता है। साथ ही अगर हम बात करें कि ये जो पोलर स्टेशन है इसके लिए जो नेशनल पोलर रिसर्च स्टेशन है वो कहाँ पर है, तो वो है भारत के गोवा राज्य में। जो पोलर स्टेशन का नेशनल रिसर्च सेंटर है वो गोवा में स्थित है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अपर्णा कुमारी। नेक्स्ट, सुरकोटड़ा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित एक पुरातात्विक स्थल है, यह कौन से राज्य में स्थित है। देखिए जो हड़प्पा कालीन सभ्यता है इसकी जो समय अवधि है वो है 2350 से 1750 बीसी, यानी कि ईसा पूर्व में, और ये एक प्राग ऐतिहासिक काल का समय है। उस समय में ये सभ्यता काफ़ी विकसित हुई थी, और ये मुख्य रूप से जो पाकिस्तान का मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा क्षेत्र है उसके आसपास के क्षेत्र में ये विकसित हुई थी। बात करें अगर सुरकोटड़ा जो स्थल है ये, तो ये स्थित है गुजरात में। गुजरात में इससे रिलेटेड और भी काफ़ी इम्पोर्टेंट स्थान है, जैसे कि एक तो है लोथल जो कि इसका प्रमुख एक पत्तन था, धोलावीरा और रंगपुर। बात करें अगर सुरकोटड़ा की तो इसकी एक फेमस बात है कि यहाँ पर घोड़े के अवशेष मिले थे उस समय के। राजस्थान का जो कालीबंगा है जो कि हनुमानगढ़ में स्थित है ये भी इसी सभ्यता से जुड़ा है। और हरियाणा के भी 2-3 प्रमुख शहर हैं, एक तो है बनवाली, मित्ताथल और राखीगढ़ी। ये जो शहर है ये हरियाणा में स्थित हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गुजरात। और ये जो सभ्यता थी ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे। देखिए जो भारत का संविधान है इसको स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसको पूर्ण रूप से लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। बात करें अगर कि जो मूल रूप में इसमें अनुच्छेद थे तो वो कितने थे, तो देखिए इसमें कुल 8 अनुसूचियाँ थी, 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे। यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में इसमें है कुल 25 भाग और 448
अनुच्छेद। तो ये बात भी आप यहाँ ध्यान रखिएगा। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है इस बारे में और वहाँ पर आपको ऑप्शन 395 नहीं मिलते हैं तो वहाँ पर राइट आंसर होगा 448। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी। साथ ही अगर हम बात करें कि जो भारत का संविधान है यह जब प्रारंभ में लिखा गया था तब ये कौन सी भाषा में लिखा गया था, तो देखिए इसको लिखा गया था अंग्रेजी में। साथ ही इसको प्रेम बिहारी रायजादा के द्वारा हस्तलिखित भी किया गया था। तो ये फैक्ट्स भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से बंदरगाह को न्यू मंगलुरु पोर्ट कहा जाता है। देखिए न्यू मंगलुरु पोर्ट है ये कर्नाटका में स्थित है, और जो मार्मा गोवा है ये गोवा में, कांडला पत्तन जो है ये गुजरात में है, और जो तूतीकोण है ये है तमिलनाडु में। बात करें अगर कि कौन से पोर्ट को न्यू मंगलुरु पोर्ट कहा जाता है, तो ये कहा जाता है पानम्बुर पोर्ट को, जो कि कर्नाटका में ही स्थित है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पानम्बुर पोर्ट। नेक्स्ट, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। नींबू जो कि खट्टा पदार्थ है, तो खट्टे पदार्थों की अगर बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा होता है सिट्रिक एसिड, और अगर हम इसके पीएच मान की बात करें तो देखिए इसका पीएच मान होता है 2.3। जो फॉर्मिक एसिड है ये सबसे ज़्यादा चींटी के डंक में पाया जाता है, और ये भी एक प्रकार का एसिडिक होता है। लैक्टिक एसिड है ये खट्टे दूध में पाया जाता है, और जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु है वो दूध के खट्टेपन के लिए उत्तरदायी होता है, और जो टार्टरिक एसिड है ये पाया जाता है मुख्य रूप से इमली में, और इसका जो पीएच मान होता है वो होता है 3.4। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सिट्रिक एसिड। खासकर जितने भी जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें सिट्रिक एसिड ही पाया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय पत्रकार को 2019 का अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार मिला है। देखिए ये आपको डायरेक्ट याद रखना है कि जो नेहा दीक्षित हैं इनको दिया गया है 2019 का अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, उस प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसे भारत के ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने केसरी हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। देखिए जो लॉर्ड कर्जन हैं ये मुख्य रूप से बंगाल विभाजन के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने 1905 में बंगाल विभाजन को घोषित किया था। साथ ही लेकिन उसके बाद में जो बंगाल का विभाजन था ये 1912 में लॉर्ड हैडिंग द्वितीय के द्वारा कैंसिल कर दिया था। अगर बात करें हम कि कौन से ऐसे भारतीय चित्रकार हैं जिनको केसरी हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी, तो देखिए जो राजा रवि वर्मा हैं इनको ये उपाधि दी गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा। जेमिनी रॉय की बात करें तो देखिए ये भी एक इंडियन पेंटर हैं। अवनींद्र नाथ टैगोर हैं, ये काफ़ी फेमस हैं। बात ध्यान रखिएगा कि जो भारत माता की फोटो है सबसे पहले ये पेंटिंग किन्होंने बनाई थी, तो ये अवनींद्र नाथ टैगोर के द्वारा ही बनाई गई थी, और ये भी एक पेंटर हैं। और जो नंदलाल बोस है ये भी एक पेंटर हैं। यानी कि यहाँ पर जितने भी ऑप्शन हैं ये सभी के सभी एक पेंटर हैं, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट, सरकार ने गुरु घासीदास नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किया है। देखिए यहाँ पूछा जा रहा है इनडायरेक्टली कि गुरु घासीदास जो नेशनल पार्क है ये कौन से राज्य में स्थित है। देखिए ये जो नेशनल पार्क है ये स्थित है छत्तीसगढ़ में, और जो छत्तीसगढ़ सरकार है इन्होंने इस नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किया है। अगर बात करें कि जो छत्तीसगढ़ है इसमें वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो देखिए इसमें कुल 3 टाइगर रिजर्व हैं। एक तो है इंद्रावती वाला, और एक है उन्नति सीता, साथ ही जो एक है अचानक मार वो भी यहाँ का टाइगर रिजर्व है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बात करें अगर एमपी की, तो एमपी का एक जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है ये भी काफ़ी फेमस है, और जो एक बांधवगढ़ है वो भी एमपी में ही है। झारखंड की बात करें तो देखिए इसमें बेतला राष्ट्रीय उद्यान, साथ ही जो हजारीबाग नेशनल पार्क है वो भी झारखंड में स्थित है, और जो सिमलीपाल नेशनल पार्क है वो उड़ीसा में है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ने आधिकारिक तौर पर अपना नाम बदल दिया है। इसका नया नाम क्या है। देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन है इसकी स्थापना की गई थी 1912 में, और 2019 में इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया है। 2001 में नाम चेंज करके इसको ये नाम कर दिया गया था, लेकिन 2019 में फिर इसका नाम चेंज किया गया है, और वो है वर्ल्ड एथलेटिक्स। यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए ये पूरे वर्ल्ड में जितने भी एथलेटिक्स गेम हैं उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट,
भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? देखिए 1936 में एस्टैब्लिश किया गया था भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, वो भी उत्तराखंड में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। बात करें अगर बांदीपुर नेशनल पार्क की, तो ये जो नेशनल पार्क है ये कर्नाटका में स्थित है। साथ ही आप बांदीपुर को बांधवगढ़ से कंफ्यूज मत करना, जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है वो स्थित है मध्य प्रदेश में। कान्हा नेशनल पार्क है ये भी एमपी में स्थित है, और जो पेरियार नेशनल पार्क है ये केरला में स्थित है। पेरियार एक केरल में नदी भी है। नेक्स्ट, बल के अनुप्रयोग पर किसी भी वस्तु के द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा यदि उस वस्तु का विस्थापन है वो किस प्रकार का हो? सकारात्मक हो, नकारात्मक हो, शून्य हो या तटस्थ हो? देखिए अगर हम बात करें कि जो हमने कार्य को ज्ञात करना है, तो कार्य को ज्ञात करने का सूत्र होता है F इंटू एस, यानी कि फोर्स और जो भी हमारा डिस्प्लेसमेंट है अगर इसको मल्टीप्लाई कर दे तो हम वर्क को प्राप्त कर सकते हैं। अगर जो डिस्प्लेसमेंट है उसने कहा है कि बल का तो यूज़ किया जाए, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है ये कैसा हो, अगर हम इसकी वैल्यू 0 रख दें तो जो हमारा वर्क है वो कैसा हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कार्य को शून्य करने के बारे में पूछा गया है, तो अगर जो विस्थापन है यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है ये शून्य हो जाएगा तो हमारा कार्य भी शून्य हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर हम बात करें कि इस प्रकार से इसी लॉजिक पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति एक बोर्ड को लेकर सुबह से लेकर शाम तक खड़ा रहता है, तो उसके द्वारा कार्य कितना किया गया? तो देखिए वो अभी तक वहीं पर ही स्थित है जहाँ पर वो सुबह खड़ा था, वहीं पर वह शाम को है, तो उसके द्वारा कोई भी विस्थापन नहीं किया गया, तो उसके लिए जो कार्य होगा वो होगा शून्य। और अगर बात करें कि जो विस्थापन होता है ये क्या होता है, तो देखिए कोई भी 2 पॉइंट्स होते हैं, उनके बीच में अगर कोई भी बिल्कुल जो मिनिमम डिस्टेंस होता है इसको बोला जाता है विस्थापन। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किस रोग की पहचान के लिए बीएमडी परीक्षण किया जाता है? देखिए बीएमडी की बात करें तो बीएमडी की फुल फॉर्म होती है बॉडी मिनरल डेंसिटी, और इसका यूज़ किया जाता है ऑस्टियोपेरोसिस रोग है इसकी पहचान के लिए। और ये जो रोग है ये होता है हड्डियों से जुड़ा, और इस रोग में सबसे ज़्यादा खतरा होता है हड्डियों में फ्रैक्चर होने का। एड्स की बात करें तो देखिए एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और ये वायरस से होने वाला एक रोग है। सीबीसी की बात करें तो इसको बोला जाता है कंप्लीट ब्लड काउंट, और अगर हम जब भी ब्लड का चेकअप करवाने जाते हैं कि हमारे ब्लड बॉडी में कितना ब्लड है, तो उसके लिए हम सीबीसी ही करवाते हैं। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्टियोपेरोसिस। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध के राजा दाहिर को कौन से युद्ध में पराजित किया गया था? देखिए 712 में पहली बार विदेशी आक्रमण किया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। और अगर बात करें कि इन्होंने किस युद्ध में सिंध के राजा दाहिर को हराया था, तो देखिए अगर बात करें देवरा की, तो ये युद्ध लड़ा गया था 1531 में। बाबर और एक शासक था भारत का रुद्र, उनके बीच में ये युद्ध लड़ा गया था 1531 में। और जो कन्नौज का युद्ध है ये लड़ा गया था 1540 में बाबर और शेरशाह सूरी के मध्य। और इस युद्ध में जो बाबर था वो हार गया था, और उसके बाद में इसको भारत से निर्वासित कर दिया था। जो रावर का युद्ध है इसके अंतर्गत जो मोहम्मद बिन कासिम है इन्होंने दाहिर को हराया था। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। हाइडेस्पीस का युद्ध की बात करें तो देखिए ये हुआ था राजा पोरस और सिकंदर के मध्य। नेक्स्ट, निम्न का सही मिलान करें। पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। देखिए एक लेयर आती है इस तरीके से, और इसको भारत में बांटा गया है 4 प्रकार के हिमालयों में। पहले आता है पंजाब हिमालय, फिर आता है कुमायूं हिमालय, फिर आता है नेपाल हिमालय, और उसके बाद में आता है असम हिमालय। जो पंजाब हिमालय और ये आता है सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में। कुमायूं हिमालय है ये दोनों आते हैं सतलज और काली नदी के बीच में। और जो नेपाल हिमालय है ये आता है काली और तीस्ता नदी। और जो असम हिमालय है जो कि अरुणाचल प्रदेश के पास पड़ता है ये आता है तीस्ता और दिहांग नदी में। तो यहाँ पर जो हिमालय हैं ये और उनकी नदियाँ हैं ये बिल्कुल सही सुमेलित हैं, तो ये क्रम आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, बैंकिंग क्षेत्र में आईएफएससी कोड का विस्तारित रूप क्या है? देखिए आईएफएससी कोड लिखा होता है हमारी जो पासबुक होती है बैंक की उसके ऊपर लिखा होता है, काफ़ी बड़ा सारा नंबर होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना निम्न में से कौन से अधिनियम के तहत की गई थी?
देखिए जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसकी स्थापना के लिए 1921 में एक आयोग ने सिफारिश की थी जो है हिल्टन यंग आयोग, और इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। लेकिन अगर यहाँ पूछा गया है अधिनियम, तो देखिए इसका अधिनियम था भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। इस अधिनियम के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी कोलकाता में 1935 को 1 अप्रैल को। लेकिन अगर हम बात करें कि उस समय इसका मुख्यालय कहाँ था, तो वो था कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन 1937 में इसका जो हेडक्वार्टर है वो चेंज कर दिया गया था और इसको शिफ्ट किया गया था मुंबई में। साथ ही बात ध्यान रखिएगा कि जो इसका नेशनलाइजेशन है वो 1949 में किया गया था, और इसके जो पहले गवर्नर थे वो थे ऑसबॉर्न स्मिथ, और दूसरे गवर्नर की बात करें तो वो थे ब्रैड टेलर, और जो पहले इंडियन गवर्नर थे वो थे सीडी देशमुख। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आप 1935 मत कर दीजिएगा, इसका एक्ट आया था 1934 का। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नृत्य पानी इकट्ठा करने की कला को प्रदर्शित करता है? देखिए पानी को इकट्ठा करने की कला है, ये एक संबंधित है राजस्थान का एक नृत्य है, उसमें इसको दर्शाया जाता है। भवाई की बात करें तो देखिए ये गुजरात और राजस्थान दोनों के लिए ही माना जाता है। 13 ताली है ये एमपी का है, और जो चारी और चक्री है ये दोनों ही राजस्थान के हैं। लेकिन अगर हम बात करें इस कला से संबंधित तो ये नृत्य है चारी नृत्य, और ये राजस्थान का ही एक प्रमुख नृत्य है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, बाबर की जो आत्मकथा है बाबरनामा की रचना कौन सी भाषा में की गई थी? देखिए अगर हम बात करें बाबरनामा से जो बुक लिखी गई थी, इस टाइटल से जो बुक लिखी गई थी वो लिखी थी अब्दुल रहीम खाने ने। लेकिन जो बाबर की आत्मकथा थी जिसको रियलिटी में बोला जाता है तुजुक ए बाबुरी, इस बुक को तो लिखा गया था तुर्की भाषा में। अगर बात की जाती कि जो बाबर की मूल आत्मकथा थी उन्होंने खुद ने कौन सी भाषा में लिखी थी, तो वो तो हो जाएगा तुजुक ए बाबुरी टाइटल से तुर्की भाषा में। लेकिन बात करें कि अगर इन्हीं की ये बुक है जो बाबरनामा के टाइटल से लिखी गई थी, इसकी रचना कौन सी भाषा में हुई थी, तो तब हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि इस नाम से अनुवाद किया था बाबर की बुक का अब्दुल रहीम खाना ने, और उन्होंने इस बुक का नाम रखा था बाबरनामा। और बाबरनामा बुक की ही रचना के बारे में पूछा गया है कि ये कौन सी भाषा में लिखी गई थी, तो राइट आंसर होगा फारसी। ध्यान में रखिएगा, आप इसको गलत मत कर दीजिएगा। बाबरनामा का पूछा गया है तो फारसी ही होगा, लेकिन जो तुर्की है ये तुजुक ए बाबुरी के बारे में पूछा जाएगा। साथ ही अगर हम बात करें बाबर की, तो देखिए ये मुगल वंश के संस्थापक रहे थे। इन्होंने 1526 में मुगल वंश की स्थापना की थी भारत में, इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराने के बाद में, और 1507 में इन्होंने बादशाह की उपाधि ग्रहण की थी। और इनका जो पहला आक्रमण था वो था 1519 का था, ये था यूसुफजई जातियों के विरुद्ध में। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आप इसको गलत मत कर दीजिएगा तुर्की के द्वारा। अगर बात करें जो फारसी भाषा है ये तुर्कों की ऑफिशियल भाषा थी, यानी कि ये इनकी दरबारी भाषा थी। नेक्स्ट, मिस्र की मुद्रा क्या है? देखिए जो मिस्र की मुद्रा है वो है पाउंड, ध्यान रखिएगा। और मिस्र की जो राजधानी है वो है काहिरा। देखिए जो डॉलर की बात करें तो डॉलर है ये ऑस्ट्रेलिया की है, दिनार है ये कुवैत और बहरीन दोनों की ही मुद्रा है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पाउंड। नेक्स्ट, चूलिया जलप्रपात राजस्थान में कौन सी नदी पर स्थित है? चूलिया जलप्रपात है ये राजस्थान में स्थित है, और ये कौन सी नदी पर है? ये है चंबल नदी पर। लूनी है ये भी राजस्थान में बहती है, और ये जो चंबल है ये जो सहायक नदी है ये है यमुना की। और यमुना की बात करें तो देखिए इसका उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के महू से। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंबल। आप इसको थोड़ा सा ट्रिक से याद रखिएगा कि क्यों लिया तूने मेरा कंबल, तो क्यों लिया से हो जाएगा चूलिया और कंबल से हो जाएगा चंबल। नेक्स्ट, यूरोप का भारत कौन से देश को कहा जाता है? देखिए यूरोप का भारत की बात की जा रही है, तो यानी कि जो भारत की मुख्य विशेषताएं हैं वो उस देश में होनी चाहिए। यानी कि जैसे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है तो वो भी एक प्रकार का कृषि प्रधान देश होना चाहिए। भारत में जिस प्रकार के यहाँ पर हिमालय की श्रेणी है उसी प्रकार से वहाँ भी कोई होनी चाहिए। तो ये कहा जाता है इटली को। देखिए जो इटली है, इटली की राजधानी रोम है। साथ ही अगर हम बात करें फ्रांस की, तो देखिए इसको सुंदरियों का देश कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इटली। नेक्स्ट, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? देखिए ये नारा दिया गया था जो जर्मनी का नाजी था रुडोल्फ हिटलर, इन्होंने ये नारा दिया था।
और इसको 1933 में जर्मनी का चांसलर बनाया गया था। तो ये फैक्ट्स हमने पहले भी डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट, वेनेजुएला की आधिकारिक मुद्रा क्या है? जो वेनेजुएला है ये साउथ अमेरिका जो एक कॉन्टिनेंट है उसमें स्थित एक कंट्री है और इसकी जो आधिकारिक मुद्रा है वो है बोलीवर। रूबल की बात करें तो देखिए ये रशिया से संबंधित है, बात है ये थाईलैंड की, और जो पैसो है ये है अर्जेंटीना की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोलीवर। नेक्स्ट, वायु की आर्द्रता का मापन करने के लिए कौन सी मीटर उपयोग किया जाता है? देखिए जो वायु की आर्द्रता है इसको मापने के लिए यूज़ करते हैं हम हाइग्रोमीटर का। नैनोमीटर की अगर बात करें तो देखिए जो नैनोमीटर है इसकी जो मान होता है वो होता है 10⁻⁹ मीटर, और ये एक प्रकार की लंबाई का मापन है। ग्लूकोमीटर में हम ग्लूकोज के स्तर को मापते हैं और बैरोमीटर के द्वारा वायु के दाब को मापा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर को आप हाइड्रोमीटर से कंफ्यूज मत कीजिएगा, हाइड्रोमीटर का यूज़ किया जाता है घनत्व का मापन करने के लिए। नेक्स्ट, कल आपसे प्रश्न किया गया था, आपको बताना था कि लाई हरबा जो उत्सव है ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन ए, त्रिपुरा का। नेक्स्ट, आज के लिए आपके लिए प्रश्न है कि डीआरडीओ के द्वारा अल्ट्रा वायलेट यानी कि जो यूवी रेज होती हैं कीटाणु शोधन टावर को विकसित किया गया है, इसका नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है यूवी ट्रैकर, यूवी बॉम्बर, यूवी ब्लास्टर और यूवी टैंकर। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में हमें आंसर ज़रूर बताना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको हेल्पफुल लगता है आपके एग्ज़ाम स्टडी से, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।